हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह शेखावत आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सेकेंड ईयर के टॉपिक फ्रिक्शन की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक ठोस तल को दूसरे ठोस तल के संपर्क में लाकर रखकर चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है तो दोनों ठोस वस्तुओं के मध्य एक बल उत्पन्न होता है, जो आरोपित बल यानी जो वो बल जो इन वस्तुओं को चलाने का प्रयास करता है या चला रहा है के विपरीत दिशा में कार्य करता है तथा वस्तु की संभावित गति का विरोध करता है। तो उस बल को जो उत्पन्न हुआ है उस बल को अपन क्या बोलेंगे? घर्षण बल बोलेंगे। तथा इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है। ये बल क्यों उत्पन्न होता है? दोनों तलों के खुरदरे होने के कारण उत्पन्न होता है। जैसे ये एक तल है, इसके ऊपर अपने कोई दूसरी वस्तु रखी है तो इस वस्तु का भार नीचे कार्य करेगा। जब अपन इसको यहाँ से एक बल F लगा के खींचेंगे तो वस्तु दोनों तलों के मध्य एक इस बल के विरोध में एक बल उत्पन्न होगा जिसको अपन F फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ये क्या करेगा? इस वस्तु के इधर खिसकने के विरोध करेगा, या तो इसको चलने नहीं देगा। यदि ये चलेगी तो चलने की इसकी स्पीड को कम करने का प्रयास करेगा। इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? हमें घर्षण बल बोलेंगे। और ये आरोपित बल के हमेशा क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी अपनी इस सरफेस को यहाँ पे दोनों सरफेस जहाँ टच हो रही है इसको यदि माइक्रोस्कोप से खोल के देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे तो दोनों सरफेसेस में, क्योंकि दोनों सरफेस कभी भी स्मूथ नहीं हो सकती बिल्कुल, तो दोनों इस प्रोसेस में पीक्स एंड वैलीज होता है। इस ऊपर पॉइंट को अपन पीक्स बोलते हैं, नीचे वाले पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? वैली यानी गहराई, इसको बोलते हैं पीक्स। तो ऐसा वैसा पैटर्न लगभग दूसरी सरफेस में भी होगा। तो क्या होगा? इसका जब ये दोनों सरफेस एकदम पास पास में आएगी तो क्या होगा? इसकी पीक दूसरे के वैली में जाके फंस जाएगी। तो जब अपन इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे यानी चलाने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का अपोज करेगी, विरोध करेगी। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा? एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। इसको आगे से अपन क्या बोलेंगे? F से डिनोट करेंगे फ्रिक्शन फोर्स को, और बल को अपन P से डिनोट करेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर बल को P, आरोपित बल को P और फ्रिक्शन को F। तो F क्या होता है? वह बल जो क्या करे? आरोपित बल का विरोध करे और दोनों सरफेसेस के मध्य उत्पन्न होता हो। अब अपन देखते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है: स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण। पहला है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण कौन सा घर्षण होता है? जब कोई वस्तु किसी सरफेस के ऊपर रखी हो और उसको यदि खींचने का प्रयास करे, चलाने का प्रयास करे अपना बाहरी आरोपित बल के कारण, लेकिन ये चले नहीं, ये क्या हो? स्थिर हो, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले, तो क्या होगा? इन दोनों के बलों के मध्य इन दोनों सरफेसेस के मध्य जो बल उत्पन्न होगा, फ्रिक्शन फोर्स, इसको अपन क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण बल। यानी जब वस्तु क्या रहे? स्थिर रहे। दूसरा होता है गतिक घर्षण। जब क्या हो? ये वस्तु जो है ये चल रही हो, यानी कुछ समय बाद ये अपनी इस स्थिति में आ जाए, तो इस स्थिति में जब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उस फ्रिक्शन फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? गतिक घर्षण। इन दोनों के बीच में एक स्थिति आती है सीमांत स्थिति। सीमांत यानी वह स्थिति जब क्या हो? वस्तु न तो चल रही हो न ही स्थिर हो, यानी जस्ट चलने वाली स्थिति में हो। उस स्थिति में जब घर्षण बल होगा उसको क्या बोलेंगे? सीमांत घर्षण। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी है जिसका भार W नीचे कार्य कर रहा है। ये सरफेस नंबर 1 है और ये सरफेस नंबर 2। अब यहाँ पे इस वस्तु को क्या करने? चलाने का प्रयास किया जाए, यानी बल
P लगाया जाए। शुरू में जब बल P कम होगा तो ये नहीं चलेगी, लेकिन जैसे 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 अपन बल P का मान बढ़ाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये जस्ट चलने वाली होगी, यानी न तो स्थिर होगी न ही गतिशील होगी, जस्ट चलने वाली स्टार्टिंग अवस्था में होगी, यानी सीमांत की अवस्था में होगी। उस अवस्था में बल फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा उसको अपन बोलेंगे सीमांत घर्षण बल। और इस स्थिति में इस घर्षण बल का मान किसके बराबर होता है? आरोपित बल P के बराबर होता है। और बल को क्या नाम देंगे अपन? सीमांत घर्षण बल। अब देखते हैं फ्रिक्शन के नियम यानी सीमांत घर्षण के नियम। सीमांत घर्षण का पहला नियम क्या बोलता है? घर्षण बल हमेशा वस्तु के चलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी यदि अब वस्तु को इधर चलाने की कोशिश करे, आरोपित बल यहां लगाया जाए, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां कार्य करेगा? इधर। यदि वस्तु को अपने इधर चलाने की कोशिश करें P लगा के, तो घर्षण किस बल किस तरफ कार्य करेगा? इस तरफ। यानी हमेशा आरोपित बल के उल्टी दिशा में कार्य करता है। दूसरा नियम का क्या बोलता है? घर्षण बल हमेशा लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है जो वस्तु को चलाने का प्रयास करता है। यानी सीमांत घर्षण की अवस्था में बल F और बल P हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तीसरा नियम क्या बोलता है? घर्षण बल सतहों की प्रकृति व स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन उनके आकार और क्षेत्रफल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। यानी ये दोनों जो सरफेस है, इन दोनों की स्थिति कैसी है और प्रकृति कैसी है, यानी ये सरफेस खुरदरी है या समतल है, इस पे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कितनी बड़ी है, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, उनका आकार कितना है, इसके ऊपर घर्षण बल डिपेंड नहीं करता है। और चौथा अंतिम नियम क्या है कि सीमांत घर्षण की स्थिति में घर्षण बल दो संपर्क सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। यानी F जो है वो R के समानुपाती होता है। अब ये F और R क्या होता है? F तो होता है F समानुपाती होता है R, F घर्षण बल और ये होती है अभिलंब प्रतिक्रिया। अब ये अभिलंब प्रतिक्रिया क्या चीज होती है ये देखते हैं अपन। जब किसी वस्तु को किसी सरफेस के ऊपर रखा जाता है तो इसका भार हमेशा W नीचे की तरफ कार्य करता है। भार W बराबर mg, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी भार वो क्या करता है? हमेशा सेंटर से नीचे की तरफ कार्य करता है। तो इस बल के विरोध में ये दोनों संपर्क सतह जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया लगाती है। यानी किसी भी बल का क्या होता है? हमेशा जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या करती है? उसके ऊपर अपोजिट प्रतिक्रिया देती है। तो वो प्रतिक्रिया क्या होती है? R। इस प्रतिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया। और ये अभिलंब प्रतिक्रिया जो है वो किसके बराबर होती है? W बराबर mg, यानी R बराबर होता है W, वस्तु का भार, वो होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण त्वरण। वो अभिलंब प्रतिक्रिया और F घर्षण बल हमेशा क्या रहते हैं? समानुपाती। तो ये थे अपने फ्रिक्शन के नियम। अब अपन देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा था कि बल F जो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है। जब अपन इस समानुपात के निशान को हटाते हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाता है। इस कोफिशिएंट को अपन क्या बोलते हैं? स्थिरांक को घर्षण गुणांक। यानी यहाँ से म्यू बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन R, यानी घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या बोला जाता है? घर्षण गुणांक। यानी सीमांत घर्षण की स्थिति में घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहा जाता है, जिसको अपन क्या किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। और इसके कोई मात्रक नहीं होता है। अब अपन देखते हैं घर्षण कोण या एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। अभी अपन ने देखा था कि जब किसी वस्तु के ऊपर भार लगाया जाता है, जब किसी वस्तु को किसी सरफेस के ऊपर रखा जाता है तो इसका भार W नीचे की तरफ कार्य करता है और इसकी प्रतिक्रिया यहाँ से ऊपर की तरफ R कार्य करेगी। जब बल P से अपन इसको इस तरफ खींचेंगे तो इसका अपोजिट एक फ्रिक्शन बल यहाँ पे कार्य करेगा
और इन दोनों का परिणामी बल S कहलाएगा। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ। तो इस स्थिति में क्या होगा, यदि ये कोण R इसके साथ थीटा कोण बनाया है तो इसको बोलेंगे S कोस थीटा और ये होगा S साइन थीटा, यानी F बराबर S साइन थीटा होगा और R बराबर क्या होगा S कोस थीटा। इस स्थिति में S क्या है, यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया R और फ्रिक्शन फोर्स F, इन दोनों का परिणामी बल है। किस नियम से? बल समांतर चतुर्भुज के नियम से। ये अपने पढ़ लिया है पीछे के वीडियोज में। बल समांतर चतुर्भुज का नियम क्या बोलता है, यदि दो बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हों और किसी समांतर चतुर्भुज, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है कि दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हो, तो इन दोनों भुजाओं के विनिष्ट बिंदु से गुजरने वाला विकिरण जो है इसका क्या होगा, परिणामी बल होगा। तो ये S क्या है, इसका परिणामी बल। तो घर्षण कोण कौन सा होता है, ये थीटा कोण जो है ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, घर्षण कोण। तो घर्षण कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, अभिलंब प्रतिक्रिया R व फ्रिक्शन फोर्स F के परिणामी बल S के द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ बनाया गया कोण जो है वो है क्या कहलाता है, अपना घर्षण कोण कहलाता है। अब अपन निकालते हैं घर्षण कोण और म्यू यानी घर्षण गुणांक के बीच में संबंध। घर्षण कोण और वह म्यू, घर्षण गुणांक के बीच संबंध। म्यू अपन जानते हैं क्या होता है, F/R होता है। अब यदि इस डायग्राम में देखें F, तो F किसके बराबर है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F बराबर है S साइन थीटा। तो F की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, S साइन थीटा, और R जो है वो किसके बराबर है, S कोस थीटा के बराबर। तो R की जगह क्या लिख सकते हैं, S कोस थीटा। S से क्या हो जाएगा, S कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा। तो म्यू बराबर क्या आ गया, टेन थीटा। यानी सीमांत घर्षण की अवस्था में घर्षण गुणांक जो है वो घर्षण कोण के टेन के बराबर होता है, यानी म्यू बराबर होता है टेन थीटा। तो ये था आज अपना फ्रिक्शन टॉपिक के ऊपर बेसिक टर्मिनोलॉजी। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि घर्षण बल जो है वो कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।